हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए प्राइवेट कंपनी आपने बना तो ली, लेकिन इसके बाद में आपको क्या क्या कंप्लायंस करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जितने भी रिलेटेड कंप्लायंसेस होता है वो सारे इसमें कवर होंगे हमारी वीडियो में। हम लोग देखेंगे आरओसी से रिलेटेड कंप्लायंस, हम लोग देखेंगे जीएसटी से रिलेटेड कंप्लायंस, हम लोग देखेंगे टीडीएस से रिलेटेड कंप्लायंस, इनकम टैक्स से रिलेटेड, पीएफ से रिलेटेड, ईएसआई से रिलेटेड और पीटी से रिलेटेड हम लोग कंप्लायंस इसी एक वीडियो में हम लोग देख लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फॉर्म भरा जाएगा और क्या उसका ड्यू डेट रहेगा, और यदि आपने उस कंप्लायंस को कंप्लीट नहीं किया है तो आपको उसके एवज में क्या पेनल्टी या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आरओसी के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्या क्या फाइलिंग करना पड़ता है। तो देखो, कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद में सबसे पहले हमें ऑडिटर को अपॉइंट करना रहता है। कंपनी क्रिएट होने से पहले बाद में मींस रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद में आप क्या करोगे, आप एक सीए को अपॉइंट करोगे, आपके ऑडिटर को अपॉइंट करोगे, जो कि आपके एडीटी 1 फॉर्म में जाएगा। आपका जो डिटेल किस में जाएगा, एडीटी 1 में। और आपको क्या क्या उसके साथ में कंप्लायंस करना है, मींस आप एडीटी 1 को भरते टाइम पे क्या क्या डिटेल आपको लगने वाला है, क्या क्या डिटेल उसमें फिल करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप कंसेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का कंसेंट, दूसरा आप बोर्ड ऑफ रेजुलेशन, थर्ड आप इंटीमेशन टू ऑडिटर। ये तीनों चीज उसके अंदर कंप्लाइंट होगी एडीटी 1 के अंदर। और आप फर्स्ट टाइम ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो, मींस कंपनी अभी रजिस्ट्रेशन हुई है और आप फर्स्ट टाइम ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन से विद इन 30 डेज आपको ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना है। वो आपके बोर्ड मीटिंग के अंदर आपका ऑडिटर अपॉइंट होगा। नॉर्मली केस में एजीएम के अंदर ऑडिटर अपॉइंट होता है, लेकिन ये फर्स्ट ऑडिटर के केस में आपको बोर्ड मीटिंग के अंदर मींस डायरेक्टर का जो मीटिंग होगा फर्स्ट, उसी के अंदर आपको अपॉइंट कर लेना है। डायरेक्टली उसको अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को। तो ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम आप ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो तो विद इन 30 डेज, कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के विद इन 30 डेज आपको ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना है। और उसके बाद में एवरी ईयर आपको एजीएम के 15 डेज के अंदर आपको ऑडिटर को अपॉइंट करना रहेगा। यदि आप टाइम पे अपॉइंट नहीं करते हो तो आपको क्या पेनलाइज किया जाएगा। सपोज करो आपका ड्यू डेट चला गया, मींस 30 डेज और 15 डेज चला गया, उसके बाद में आप ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, ड्यू डेट जाने के बाद आप ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, तो आप ड्यू डेट जाने के बाद 30 दिन के अंदर आप यदि ऑडिटर को अपॉइंट कर देते हो, ड्यू डेट चला गया उसके विद इन 30 डेज, ड्यू डेट के 30 डेज के अंदर यदि आप ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो तो जो नॉर्मल फीस रहेगा उसका डबल आपका फीस लगने वाला है। सपोज करो आपका 500 का फीस था तो आपको 1000 रुपीज पेनल्टी लगने वाला है। और सेकंड केस, यदि आपने क्या किया कि 30 डेज के अंदर नहीं किया, लेकिन ड्यू डेट के 60 डेज के अंदर आपने अपॉइंट कर लिया, मींस आपका ड्यू डेट चला गया, ड्यू डेट के बाद में आपका 30 डेज भी चला गया, 30 डेज होता, विद इन 30 डेज होता तो आप 2 टाइम्स पेनल्टी देते नॉर्मल फीस का, लेकिन 30 डेज से भी ज्यादा चला गया और 60 डेज के अंदर है तो आपको पेनल्टी कितना लगने वाला है, 4 टाइम्स, नॉर्मल फीस का 4 टाइम्स। यदि आपने 60 डेज के अंदर भी अपॉइंट नहीं किया, ड्यू डेट के 60 डेज के अंदर अपॉइंट नहीं किया और आपने 90 डेज के अंदर अपॉइंट किया है तो आपको 6 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस का पेनल्टी लगेगा। और यदि आपने 90 डेज के अंदर भी आपने अपॉइंट नहीं किया है तो आपको 180 डेज के अंदर यदि आपने अपॉइंट किया है, मींस 90 ड्यू डेट से 90 डेज चला गया और 180 डेज के अंदर आपने सपोज करो 140 डेज में आपने अपॉइंट कर लिया है, तो ये 90 डेज चला गया और अभी आपका कौन सा लिमिट है, 180 डेज वाला, तो आपको पेनल्टी कितना लगने वाला है उस केस में, 10 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस। और यदि आपने 180 डेज में भी नहीं किया, 180 डेज से ज्यादा निकल गया, नॉर्मल ड्यू डेट से 180 डेज से ज्यादा निकल गया तो आपको फीस का 12% पेनल्टी लगने वाला है। ये 3 केस में सेम होने वाला है। कौन कौन से में, ऑडिटर अपॉइंटमेंट में, सेकंड आपका सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में, और तीसरा आपका लोन डिपॉजिट इंटीमेशन में। तीनों फॉर्म यदि आपने डिले किया है, जो मैंने आपको बताया 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120, 90 डेज, 180 डेज एंड
मोर देन 180 डेज, तो उन तीनों केस में सेम पेनल्टी है जो कि मैंने आपको अभी समझाया है। ऑडिटर अपॉइंट हो गया, अभी आपको क्या करना है, INC 20A करके फॉर्म होता है, वो फाइल करना है। वो फाइल करने से आपको क्या मिलने वाला है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस कमेंस करने का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें आपको क्या अटैच करना पड़ेगा, आपको इसमें बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। देखो क्या होता है, आप जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद में सबसे पहले आप क्या करवाते हो, बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवाते हो। तो जो बैंक का करंट अकाउंट आपका, वो सारा आपको किसके अंदर देना है, आपको INC 20A के अंदर देना है, क्योंकि उसके अंदर दिखेगा कि जो भी कैपिटल लेके आए डायरेक्टर या कोई भी पर्सन शेयर होल्डर, वो इस अकाउंट के अंदर जमा हो गया है। ये कितने दिन में आपको सबमिट करना पड़ेगा, ये आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन से 180 डेज के अंदर आपको INC 20A फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। यदि आपने इसमें डिले किया तो वो सेम पेनल्टी है जो मैंने आपको एडिटी 1 के अंदर समझाया था, वही पेनल्टी इसमें भी लगने वाली है। थर्ड नंबर का फॉर्म होता है हमारा कि सपोज करो कंपनी ने किसी से लोन लिया है या कंपनी को किसी ने डिपॉजिट दिया है, तो उस केस में आपको DPT 3 करके फॉर्म होता है, उसमें आपको ये पूरा डिटेल शो करना पड़ता है। और ये लोन कौन सी डेट को, लोन एज एट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सपोज करो आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, तो आपको 31 मार्च 2022 के दिन आपका लोन और डिपॉजिट क्या शो कर रहा है, वो आपका किस में जाएगा, DPT 3 के अंदर, फॉर्म के अंदर जाएगा। उसका ड्यू डेट क्या होगा, 30 जून, मींस 31 मार्च आपका कंप्लीट हुआ। 31 सपोज करो फाइनेंशियल ईयर आपका 2021 एंड 22 था, तो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च 2022 को। तो आपको ये फाइल कभी कर देना है, ये 30 अप्रैल 2022 तक ये फाइल कर देना है। और यदि आपने इसमें डिले किया तो क्या होने वाला है, सेम पेनल्टी लगने वाला है जो कि एडिटी 1 एंड हम लोगों ने देखा INC 20A के अंदर लगा था। तो ये तीनों फॉर्म में सेम पेनल्टी लगता है। अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टर को KYC अपडेट करवाना पड़ता है। एवरी ईयर क्या करवाना पड़ता है, डायरेक्टर को KYC अपडेट करवाना पड़ता है, क्योंकि उसमें अपडेट होने से कंपनी रजिस्ट्रार को यह पता चलता है कि डायरेक्टर जिंदा है, डायरेक्टर का जो भी डिटेल पहले दे के रखा था वो सारा करेक्ट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया। यदि चेंजिंग आएगा तो वो अपडेट में आ जाएगा, जब भी KYC अपडेट करवाता है डायरेक्टर उसमें आ जाता है। फॉर्म नंबर कौन सा भरा जाता है इसके अंदर, DIR 3 फॉर्म भरा जाता है। और ये इसके अंदर क्या क्या है कंप्लाइन होता है, मींस फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहता है। आपको पैन कार्ड चाहिए डायरेक्टर का, आपको आधार कार्ड चाहिए डायरेक्टर का। तो मींस आपको क्या क्या दो डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन और आधार, जो कि किस चीज में काम आएगा, ये एज ए ID और एज ए एड्रेस प्रूफ में काम आएगा दोनों डॉक्यूमेंट। ये कब तक आपको ये DIR 3 सबमिट कर देना है, ये एवरी ईयर आपको 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक आपको ये DIR 3 सबमिट कर देना है। यदि आपने इसमें डिले किया तो आपको क्या लगने वाला है, 5000 का पेनल्टी लगने वाला है, जिसमें 1 रुपए ना तो कम होने वाला है ना ही उससे ज्यादा जाने वाला है। ये फिक्स पेनल्टी है 5000 का, ये आपको लग जाएगा यदि आपने KYC अपडेट नहीं करवाया डायरेक्टर का। तो थर्ड, आपको इंटीमेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ता है, जो कि फॉर्म नंबर AOC 4 के अंदर जाता है। AOC 4 के अंदर आपका इंटीमेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाता है, जिसके अंदर आपका क्या क्या डिटेल जाता है, जिसके अंदर आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जाता है, जिसमें आपका डिटेल जाता है बैलेंस शीट का, जिसमें आपका डिटेल जाता है ऑडिटर रिपोर्ट का, जिसमें आपका डिटेल जाता है डायरेक्टर रिपोर्ट का, जिसमें आपका डिटेल जाता है MGT 11 का। और ये आपको कब तक सबमिट कर देना है, मींस आपका ड्यू डेट क्या रहेगा, AGM के 30 डेज के अंदर। आपका AGM जिस डेट पे होता है उसके 30 डेज के अंदर आपको ये ड्यू डेट होता है इस फॉर्म का। आप इससे पहले सबमिट कर सकते हो, लेकिन आपका 30 दिन के अंदर आप इसको सबमिट कर सकते हो। यदि आपने टाइम पे इसको नहीं भरा तो आपको क्या पेनलाइज करने वाले हैं, आपको 100 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगने वाला है, जो कि आपका 10 लाख तक एक्सटेंडेड है। मींस आपका 10 रुपीज, सपोज करो आपका 1000 डे हो गया तो आपको 100 रुपीज के हिसाब से 1 लाख रुपए पेनल्टी लग गया। सपोज करो आपका 2000 डेज हो गया, तो इसमें लिमिट है ना वो 10 लाख तक का लिमिट है, बहुत बड़ा पेनल्टी है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, AOC 4 एंड MGT 7 में कभी भी मिस्टेक नहीं करना चाहिए।
और इसमें ये 100 की बजाय 200 भी हो सकता है, ये शेयर कैपिटल पे डिपेंड करता है। मैंने ये पेनल्टी बताई, ये नॉर्मल केस में है। 6 नंबर का अपना आता है इंटीमेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, जो कि क्या जाता है एमजीटी 7 के अंदर जाता है। इसके अंदर लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर का डिटेल जाता है। इसके अंदर क्या जाता है, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर का डिटेल जाता है। यह भी आपको कभी सबमिट करना है, ये आपको एजीएम के 60 डेज के अंदर। देखो एओसी 4 जाता है आपका एजीएम के 30 डेज के अंदर, और एमजीटी 7 आपका जाता है 60 डेज फ्रॉम एजीएम। ठीक है, और यदि आपको ये आपने टाइम पे नहीं भरा तो आपको क्या होने वाला है, 100 रुपीज का पेनल्टी लगने वाला है। 7 नंबर आपका क्या आता है, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स। मींस आपकी कंपनी में कोई डायरेक्टर है, वो किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है। आपकी कंपनी में सपोज करो एक करके डायरेक्टर है, वो किसी 2-3 कंपनी में और भी डायरेक्टर है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एमबीपी 1 करके फॉर्म होता है, वो सबमिट कर, वो भर के देना पड़ेगा आपको कि मैं दूसरी कंपनी में ये इंटरेस्ट रखता हूं। इंटरेस्ट का मीनिंग क्या हो गया, वो या तो किसी कंपनी में शेयर होल्डर है, या फिर वो डायरेक्टर है, या फिर वो की पर्सन है। तो वो सब डिटेल उसको एमबीपी 1 के अंदर भर के देना पड़ेगा। और ये कभी तक भर के देना पड़ेगा उसको, फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में। और यदि वो नया ज्वाइनिंग हुआ है तो उसका सबसे पहला जो बोर्ड मीटिंग आता है। मींस कोई डायरेक्टर है जो कि 15 जून को कंपनी के अंदर एंट्री करता है, और सपोज करो 20 जून को बोर्ड मीटिंग है, तो उसको कब अपना एमबीपी 1 फाइल करना पड़ेगा, उसको 20 जून को फाइल करना पड़ेगा। यदि वो टाइम पे नहीं भरता है एमबीपी 1, तो उसको क्या पुनिश करने वाले हैं, उसको जेल भी हो सकता है और उसको फाइन भी लग सकता है। अब जेल तो कितने दिन की हो सकती है, उसको 1 साल तक का जेल हो सकता है, और उसको फाइन कितना लग सकता है, 1 लाख रुपए का लग सकता है, या फिर दोनों भी लग सकता है। तो ये ध्यान रखना कि इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट है अदर कंपनियों में, तो उसको एमबीपी 1 फाइल कर देना है, टाइम पे कर देना है। और टाइम क्या होगा उसका, फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। और यदि वो नया एंट्री किया है कोई डायरेक्टर, तो उसको उसका फर्स्ट मीटिंग मींस जैसे ही वो एंट्री किया उसके बाद में आने वाला पहला ही बोर्ड मीटिंग को उसको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देना है। एक्ट नंबर का आरओसी में प्राइवेट लिमिटेड के लिए कौन सा कंप्लायंस होता है कि वो ये डिस्क्लोज करे कि वो नॉन डिस्क्वालीफाई नहीं है। मींस डायरेक्टर डिस्क्लोज करेगा कि वो नॉन डिस्क्वालीफाई नहीं है। डीआईआर एक्ट करके फॉर्म होता है, उसके अंदर ये अपना नॉन डिस्क्लोजन का भर के देगा, डिस्क्लोज करेगा। ये सभी डायरेक्टर को एवरी फाइनेंशियल ईयर में भरना पड़ता है, और इसका भी टाइम पीरियड वही है कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन फाइनेंशियल ईयर, या फिर उसका पार्टिसिपेट एज ए डायरेक्टर इन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जीएसटी कंप्लायंस के ऊपर कि जीएसटी के अंदर आपको क्या क्या कंप्लायंस करना पड़ता है। जो मैंने ऊपर 8 पॉइंट बताया था वो सारे आरओसी से रिलेटेड कंप्लायंस थे, और ये 99% कवरेज है। यदि आपने कोई बीच में थोड़ा चेंज होता है उसके लिए अलग से हम लोगों को, जैसे एड्रेस चेंज वगैरह उसके लिए करना पड़ता है, वो एक अलग बात है, वो नॉर्मली केस में नहीं होता है। नॉर्मली केस में क्या क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इतना आपको आ गया तो ये समझो आपको 100% आ गया। अब हम लोग देखते हैं जीएसटी का कंप्लायंस क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सेल्स का डिटेल भरते हैं। जीएसटी में सबसे पहले हम लोग क्या भरते हैं, सेल्स का डिटेल भरते हैं। वो जीएसटीआर 1 के अंदर जाएगा। सेल्स का डिटेल आपका किसके अंदर जाएगा, जीएसटीआर 1 के अंदर जाएगा। एवरी मंथ या क्वार्टरली आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। आपको जीएसटीआर 1 के अंदर सेल्स का डिटेल भरना पड़ेगा, जो कि आपका एवरी मंथ हो सकता है या फिर क्वार्टरली भी हो सकता है। इसका ड्यू डेट क्या है, ये आपका ड्यू डेट जो मंथ एंड हो गया उसके नेक्स्ट 11th डे को। मींस आपका सपोज करो मई मंथ का कंप्लीट हुआ है, मई मंथ का आपको सेल्स का डिटेल भरना है जीएसटीआर 1 में, तो आपको 11 जून तक ये भर देना है। यदि आपने टाइम पे इसको नहीं भरा तो आपका यदि नील रिटर्न रहा तो आपको 20 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगा। और यदि आपका नील रिटर्न नहीं रहा, इवन 1 रुपीज का भी एक भी इनवॉइस रहा, तो आपको 50 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी होने वाला है। अब हमारा आता है इसके बाद में जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B के अंदर हम लोग क्या फाइल करते हैं, हम लोग
मंथली पेमेंट करते हैं जीएसटी का, यदि हमारा पेबल आता है तो हम लोग जीएसटीआर 3B के अंदर एक चालान जनरेट होता है, उसमें हम लोग पेमेंट करते हैं। इसका ड्यू डेट रहता है 20 तारीख। सपोज करो मई मंथ का हमारा हम लोग जीएसटीआर 3B भर रहे हैं, तो उसका ड्यू डेट कभी आने वाला है? 20 जून तक उसका ड्यू डेट आने वाला है। इसके अंदर क्या क्या डिटेल जाता है? इसके अंदर सेल्स का समरी जाता है, इसके अंदर परचेज का समरी जाता है, इसके अंदर सेल्स और परचेज का समरी जाता है, जो कि हमारे एवरी 20 तारीख को भरा जाता है। यदि हम लोगों ने टाइम पे नहीं भरा तो सेम पेनल्टी है, जैसा कि जीएसटीआर 1 में हम लोगों ने देखा था कि यदि आपका नील रिटर्न रहा तो आपका 20 रुपए पर डे के हिसाब से, और यदि आपका इवन 1 रुपीज का भी कोई ट्रांजेक्शन है तो आपका 50 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी होने वाला है। अब हम लोग थर्ड बात करते हैं एनुअल जीएसटी रिटर्न की, जो कि आपका एनुअली भरा जाता है, और इसके अंदर जीएसटीआर 9 के अंदर आपका सेल्स एंड परचेज का इनवॉइस वाइज डिटेल भरा जाता है। आपके पूरे साल में जो जो सेल एंड परचेज हुआ वो सारा डिटेल इसके अंदर जीएसटीआर 9 के अंदर भरा जाता है। इसका ड्यू डेट रहता है आपका 30 सितंबर, और यदि आपने इसको टाइम पे नहीं भरा तो आपको 200 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगने वाला है। आपका एनुअल रिटर्न किसमें जाता है? आपका जीएसटी का एनुअल रिटर्न जाता है जीएसटीआर 9 में, जिसके अंदर आपको क्या क्या डिटेल भरना पड़ता है? आपको सेल्स एंड परचेज का पूरे साल का इनवॉइस वाइज डिटेल भरना पड़ता है। फोर्थ नंबर का आपका क्या होता है? एनुअल जीएसटी ऑडिट, जो कि आपका जीएसटीआर 9C के अंदर फाइल किया जाता है। इसमें आपका जो चार्टेड अकाउंटेंट है, सीए है, वो इसको ऑडिट करता है, और सेल एंड परचेज का इसके अंदर डिटेल फाइल किया जाता है। पूरे साल का सेल एंड परचेज क्या था वो सारा इस 9C के अंदर भरा जाता है। इसका भी ड्यू डेट 30 सितंबर है, और इसका भी सेम पेनल्टी है 200 रुपए पर डे के हिसाब से। अब हमारा आता है एक जीएसटीआर 2A, जो कि आपका ऑटोमेटिक फिल होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप जैसे परचेज दिखाते हो आपका जीएसटीआर 3B के अंदर या जीएसटीआर 9 के अंदर या जीएसटीआर 9C के अंदर, ये आपका कौन सा परचेज लिया जाता है? ये आपका लिया जाता है जीएसटीआर 2A से, क्योंकि आप इनपुट उतना ही ले सकते हो जितना कि आपके सप्लायर ने, ध्यान देना, आपके सप्लायर ने खुद का जीएसटीआर 1 भरा था, तो आपके जीएसटीआर 2A के अंदर वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट होगा। सपोज करो आपने किसी पर्सन से परचेज किया था, लेकिन उसने अपना जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया, तो उस केस में आप उस इनवॉइस के अगेंस्ट में इनपुट नहीं ले सकते, क्योंकि उसने जीएसटीआर 1 नहीं भरा। इसका मतलब आपके जीएसटीआर 2A के अंदर वो इनपुट नहीं दिखाएगा, वो परचेज नहीं दिखाएगा। तो आप इनपुट उतना ही ले सकते हो पूरे साल में जितना कि जीएसटीआर 1 में आपका सप्लायर दिखाता है। आपका सप्लायर आप खुद के जीएसटीआर 1 में दिखाता है, तो आपकी कंपनी के जीएसटीआर 2A में वो रिफ्लेक्ट होगा। और ये कब तक हो सकता है? सपोज करो किसी ने था फेब मंथ का, लेकिन उसने फेब मंथ में जीएसटीआर 1 नहीं फाइल किया, वो 30 सितंबर तक अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर देगा, तो आपके जीएसटीआर 2A के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और उसका आप इनपुट क्रेडिट ले सकते हो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए। 31 मार्च तक के लिए आप ले सकते हो। मींस 31 मार्च तक का जितना भी इनवॉइस होता है वो आप कब तक आपके इसमें रिफ्लेक्ट होगा, तो आप इनपुट ले सकते हो। 30 सितंबर तक यदि रिफ्लेक्ट होगा तो आप उसका इनपुट ले सकते हो। और यदि आपने जीएसटीआर 1 वगैरह भरा और उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, आपका सपोज करो आपने इनवॉइस नंबर गलत डाल दिया, आपने जीएसटी का अमाउंट गलत डाल दिया, तो उसका अमेंडमेंट कभी तक हो सकता है? फाइनेंशियल ईयर के एंड से 30 सितंबर तक आपका वो अमेंडमेंट हो सकता है। सपोज करो आपका फाइनेंशियल ईयर था 21-22, तो आप उसको 30 सितंबर 2022 तक उस इनवॉइस को अमेंड कर सकते हो, जो कि आपका 21-22 का रिलेटेड आपका इनवॉइस था। अब हम लोग बात करते हैं, जीएसटी आपका कंप्लीट हुआ, हम लोग बात करेंगे टीडीएस से रिलेटेड कंप्लायंस। हम लोग टीडीएस का पेमेंट करते हैं एवरी 7th ऑफ द डे। मींस आपका अप्रैल मंथ का कोई टीडीएस आपने काटा था किसी सप्लायर का, तो आपको वो कब तक जमा कर देना है? 7 मई तक वो जमा कर देना है। लेकिन मार्च का केस ऐसा होगा, हर पूरे साल में 11 महीने तो क्या होता है,
उसके नेक्स्ट 7 डेज में आपको पेमेंट कर देना पड़ता है। लेकिन मार्च का महीना ऐसा होता है, उसमें आपको 30 दिन दिया जाता है। मीन्स आपने मार्च तक का, मीन्स मार्च महीने का आपने कोई टीडीएस डिडक्ट किया था, वो आपको 30 अप्रैल तक जमा करा देना है। लेकिन ये केवल पूरे साल में एक ही एक्सेप्शनल केस है, केवल मार्च के लिए 30 दिन दिया हुआ है और सारे मंथ के लिए आपको 7 डेज दिया हुआ है। यदि आप टाइम पे, और ये कौन से चालान में भरा जाएगा, ये 281 नंबर के चालान में भरा जाएगा। और यदि आप इसको टाइम पे जमा नहीं करवाते हो तो आपको 1.5% पर मंथ के हिसाब से आपको इसको इंटरेस्ट लगने वाला है। आपको क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जो कि आपको 30 दिन मिलते हैं। सपोज करो आपका अप्रैल टू जून का क्वार्टर खत्म हुआ, वो रिटर्न आपको कब तक फाइल करना पड़ेगा, वो आपको 30 जुलाई तक भरना पड़ेगा। यदि आपने टाइम पे उसको रिटर्न को नहीं फाइल किया तो आपको क्या लगने वाला है, 200 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगने वाला है। और ये कौन सा फॉर्म होता है टीडीएस रिटर्न के लिए, 24Q सैलरी के लिए और 26Q और सभी के लिए। मीन्स सैलरी को छोड़ के जितने भी 194C, 194H, 194J, 194I, सभी के लिए क्या होता है, 26Q करके फॉर्म भरा जाता है, जो कि एवरी क्वार्टर भरा जाता है। लेकिन इसमें भी ये है कि जो लास्ट का 4th क्वार्टर रहा, जैसे जनवरी टू मार्च, उस क्वार्टर का हम लोग कभी तक फाइल कर सकते हैं, 30 मई तक आप फाइल कर सकते हो उसको। 30 अप्रैल की जगह 30 मई तक। 3 क्वार्टर का, 1, 2, 3, मतलब स्टार्टिंग के 3 क्वार्टर का आपको 30 दिन मिलता है। मतलब एवरी क्वार्टर के पीछे आपको 30 दिन मिलता है रिटर्न फाइल करने के लिए। लेकिन ये एक ऐसा क्वार्टर होता है लास्ट वाला, जिसके अंदर आपको 60 डेज मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं इनकम टैक्स का कंप्लायंस। इनकम टैक्स में आपको क्या क्या कंप्लायंस करना पड़ता है, 280 करके चालान होता है, उसके अंदर हम लोग एडवांस टैक्स पेमेंट करते हैं। एडवांस टैक्स हम लोग हमारा कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले ही, पूरे साल का हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमारा इतना सा टैक्स बनता है, इतना टीडीएस हो जाएगा, ये लेस करने के बाद में हमारा इतना एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। वो हम लोग कभी तक भरते हैं, उसमें डेट क्या क्या होती है, 4 क्वार्टर होते हैं, चारों क्वार्टर में बिफोर 15 डेज, 15 या 16 डेज। जैसे कि जनवरी से सपोज अप्रैल से जून तक के क्वार्टर का आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा 15 जून को। इसमें क्वार्टर एंड के बाद में नहीं दिया हुआ, इसमें क्योंकि ये है ही एडवांस, तो इसमें क्या दिया हुआ है, क्वार्टर खत्म होने से पहले वाली 15 तारीख। तो पहले वाली 15 तारीख कौन सी आएगी, 15 जून। सेकेंड क्वार्टर के अंदर पहली वाली 15 तारीख कौन सी आएगी, 15 सितंबर। और थर्ड वाले क्वार्टर के अंदर कौन सी आएगी, 15 दिसंबर। लास्ट वाले 4th क्वार्टर में आपकी डेट क्या आने वाली है, 15 मार्च। ठीक है, एडवांस टैक्स का हम लोग ऐसे पेमेंट करते हैं। यदि हम लोगों ने टाइम पे एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया तो क्या होने वाला है, 1% के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। हम लोग क्या करते हैं कि पूरा कॉम्पिटिशन बना लेते हैं पूरे साल का, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि एडवांस टैक्स हम लोगों ने कितना पे किया था, वो लेस कर दो आपकी टैक्स लायबिलिटी में से। आपका टीडीएस कितना कटा हुआ है, मींस आपके किसी बंदे ने आपका कोई टीडीएस काट के रखा है तो वो कितना कटा हुआ, वो लेस कर दो। अब आपका कितना टैक्स लायबिलिटी बचता है पे करने के लिए, उसको आप बोलते हो सेल्फ असेसमेंट टैक्स, जो कि आपको रिटर्न फाइलिंग से पहले पे कर देना चाहिए। और यदि आपने 31 मार्च से पहले इसको पे कर दिया तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 31 मार्च के बाद में जो भी आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरोगे उस पे आपको 1% का इंटरेस्ट पे होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्टर के लिए कौन कौन से रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। डायरेक्टर के लिए आपको ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, जिसका ड्यू डेट नॉर्मली केस में 31 जुलाई रहता है, लेकिन ये डेट एक्सटेंड होता रहता है। स्टैंडर्ड डेट क्या है आपका, 31 जुलाई डेट है। यदि आपने इसको टाइम पे नहीं भरा तो आपको 1000 और 10,000 का पेनल्टी लगाया जा सकता है। 4th नंबर आपका इनकम टैक्स ऑडिट है। इनकम टैक्स ऑडिट फॉर्म 3CA के अंदर फाइल किया जाता है। यदि और ये कभी तक फाइल करना पड़ता है, ये आपको 30 सितंबर तक का डेट रहता है। हो सकता है ये एक्सटेंड हो, एवरी ईयर लगभग एक्सटेंड होता ही है, लेकिन स्टैंडर्ड डेट हम लोग बोलेंगे 30 सितंबर होता है। यदि ये हम लोगों ने टाइम पे इसको फाइल नहीं किया
तो इसके ऊपर आपका पेनल्टी लगने वाला है 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर या फिर 1,50,000 विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम होगा, जैसे 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर या फिर आपका 1,50,000, इन दोनों में से जो कम होगा वही आपका पेनल्टी लगने वाला है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी तक इसमें केवल एक ही केस में पेनल्टी लगा है। आज तक अभी एक ही केस ऐसा हुआ है जिसके अंदर आपको जो फॉर्म 3CA लेट फाइलिंग पे आपको लगा है, क्या बोलते हैं, पेनल्टी लगा है। नॉर्मली केस में 5 to 10,000 लगा के छोड़ देते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर, ज्यादा पेनल्टी, इतना हैवी पेनल्टी लगाते नहीं है। 5th नंबर का आपका है कि कंपनी के लिए आपको ITR कौन सा फाइल करना पड़ता है। ITR 6 के अंदर कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, जिसके अंदर क्या क्या डिटेल देना पड़ता है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल देनी पड़ती है, आपको बैलेंस शीट की डिटेल देनी पड़ती है। ये आपकी ड्यू डेट कौन सी है, 31 अक्टूबर। ये एक्सटेंड होता रहता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेट क्या है, 31 अक्टूबर, और इस पे भी सेम पेनल्टी है 1,000 और 10,000 की। अब हम लोग बात करेंगे PF और ESIC के लिए। PF और ESIC का रिटर्न और चालान दोनों का ड्यू डेट क्या है, 15th ऑफ द नेक्स्ट डे। मींस आप जून मंथ का कोई पेमेंट कर रहे हो तो उसका डेट रहेगा 15 जुलाई तक आपको PF और ESIC भर देना है, जिससे कि आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगे। और इसमें कौन से फॉर्म में जाएगा, देखो PF तो जाता है ECR में, और इसका चालान क्रिएट होता है, ऑनलाइन चालान क्रिएट होता है ESIC के लिए। PF के लिए ECR जनरेट होता है। इसमें क्या क्या डिटेल भरा जाता है, इसमें एम्प्लॉय का सैलरी डिटेल ये सब भरा जाता है, टोटल सैलरी ऑफ द पूरे होल कंपनी के एम्प्लॉय का, ये सब डिटेल इन दोनों फॉर्म के अंदर जाता है, जो कि आपको 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ का ड्यू डेट है। और यदि आपने टाइम पे इसको फाइल नहीं किया, तो आपको पेमेंट नहीं किया, तो आपको 1% के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगने वाला है। प्रोफेशनल टैक्स का क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स का हम लोगों को एवरी मंथ पेमेंट करना पड़ता है, जो कि आप वेट की साइड से जाके पेमेंट करते हो। और ये आपके एवरी एम्प्लॉय का जिसका 10,000 से ज्यादा का सैलरी है, उनको 2,500 एवरी एम्प्लॉय का करता है। वर्कर या एम्प्लॉय कोई भी हो, 2,500 के हिसाब से पूरे साल का करता है, जिसके एवरी मंथ आपका 200 रुपए कटेगा, और फेब मंथ में आपको 300 रुपए काटेगी कंपनी। तो ऐसे करके 2,500 रुपए आपके हर एम्प्लॉय का काटा जाता है, जिसका सैलरी 10,000 से ज्यादा है। तो ये होते हैं हमारे सारे कंप्लायंस। आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, हो सकता है आपको एक बार में याद नहीं रहे, आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लो, जब भी आपको टाइम मिले। जब भी आपको टाइम मिले, आप ट्रेन के अंदर चल रहे हो या फिर बस के अंदर जा रहे हो या मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, कभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। आप इन सारे कंप्लायंस को देख के आपकी कंपनी को 1 रुपए का फालतू का कॉस्ट नहीं जाने दोगे, जिससे कि आपके डायरेक्टर और मैनेजमेंट भी खुश रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने बहुत कोशिश किया है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।